हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, आज का ये उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा, जिसको आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या है कि जो ना रीजनिंग है ना ही मैथ है, तो सारे के सारे क्या हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स के ही पार्ट हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन डीआई के छोड़कर। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन जो आपके हैं सारे क्या हैं, सब जीके जीएस करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखते रहें, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रैक्टिस नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ठीक है, उपनयन समारोह, अगर हम बात करेंगे उपनयन समारोह या फिर उपनयन संस्कार इसको कहा जाता है। इसको यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार भी इसको कहा जाता है। और इसका अर्थ मतलब अगर लिया जाए तो इसमें क्या होता है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, जनेऊ को ही यज्ञोपवीत कहा जाता है। तो ये हो जाता है इसका आंसर, सी ऑप्शन, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागा होता है, 3 धागा होता है। और पहला जो धागा है उसे सत कहा जाता है, दूसरा जो होता है उसको रज कहा जाता है, रज रज ज है, ज रज। ठीक है, रज के बाद इसमें तीसरा जो धागा है वो तम का प्रतीक होता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये रज, सत रज और तम के प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए, अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन समय से और आज के समय तक में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो होता है इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और इस संस्कार के उपरांत जो है बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया और सामान्यतः विवाह पूर्व जो है किया जाने लगा। तो ये हो जाएगा उपनयन समारोह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, तुलुव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तुलुव राजवंश की बात करेंगे तो ये 1505 में इसकी स्थापना हुई थी इस वंश की, और ये लगभग 1570 ईस्वी तक जो है राज किए थे। तुलुव राजवंश की स्थापना जो है नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह। ठीक है, नरसा नायक पुत्र था वीर नरसिंह, जिन्होंने तुलुव राजवंश की स्थापना किया था। इतिहास में से द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी जाती है किसको? इसको। ठीक है, सेकंड बला पहाड़ की संज्ञा किसको? नरसिंह द्वितीय को, नरसिंह को दिया जाता है, वीर नरसिंह को। तुलुव राजवंश जो था ये विजयनगर का तीसरा राजवंश था। तुलुव वंश के मुख्य रूप से 5 शासकों ने लगभग 66 वर्षों तक जो है शासन किया। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? चलिए, इसमें बताइए क्या हो जाएगा आंसर। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा कौन सा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो देखिए, सहायक संधि की अगर बात करेंगे तो प्रथम जो राज्य था वो कौन था? तो वो था हैदराबाद। हैदराबाद जो था वो प्रथम था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और दूसरा हुआ मैसूर। कौन सा हुआ? मैसूर। तो ये दूसरा था। ठीक है, और प्रथम जो था वो था हैदराबाद। और सहायक संघ जो है वेली जली के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, वेले जली के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था सहायक संघ को, और इसने सर्वप्रथम स्वीकार कराया था हैदराबाद के निजाम से। निजाम ने जो है 1798 ईस्वी में जो है वेले जली की सहायक संधि को स्वीकार किया, और दूसरा राज्य मैसूर बना, जो 1799 में जो है वेले जली की संधि पर हस्ताक्षर किया था। जबकि 1801 में वेली जली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि जो होता है किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला एक डॉक्यूमेंट्स था। तो इस प्रकार ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अवध पूछा जाएगा तो ये तीसरा था जो 1801 में किया गया, और 1798 में हैदराबाद,
1799 में मैसूर। तो इस प्रकार तीनों याद रखिएगा। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? ठीक है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियो ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये सब इतना आपका काम है जो आप करते रहिए। ठीक है, इसके लिए मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे। ठीक है, अब जिसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज क्या है? तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित एक इनकी रचना है जो पूछा जाता है, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश, जो इन्हीं की रचना है। यह ग्रंथ है जो आर्य समाज का क्या है? मूल ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो यह किया गया था बी पार्ट 19 जुलाई 2005 को किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा को, और जो कि ये 16 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगर लागू की बात करेगा तो आप लगाइएगा 16 अक्टूबर, और घोषणा की बात करेगा तो 19 जुलाई हो जाएगा। तो दोनों डेट याद रखिएगा। चलिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान सभा की बात करेंगे, गठन हुआ, इसके बाद इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और इसी समय जब एक प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसी समय जो इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये सबसे बुजुर्ग थे उस समय, तो इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया या बनाया गया। बाद में फिर 11 दिसंबर को फिर एक अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को हुआ, 2 दिन बाद, और उसमें जो है संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो था वो 26 नवंबर 1949 था। इस दिन जो है संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया। और 24 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया? एक और बैठक हुआ जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो यह संविधान की संरचना के बारे में था, बैठक के बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। इस तरीके से कुछ दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 उचित मिलान करना है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा। इसका अर्थ क्या होता है इन शब्दों के? प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न मतलब लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार हो, तो उस देश को क्या कहेंगे? प्रभुत्व संपन्न। मतलब कि खुद वो देश अपना बाह्य जो भी है मामला है या आंतरिक मामला है उसमें वो खुद निर्णय लेने में, अगर वो खुद क्या है, सर्वोच्च है, उसको सर्वोच्च अधिकार मिला है, कोई और दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करता, तो उसको क्या कहेंगे? प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, जैसे अपना भारत है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है, क्योंकि उसके हर मामले में जो है अमेरिका हस्तक्षेप करता है। चलिए, प्रजातांत्रिक क्या है? प्रजातांत्रिक की बात करेंगे तो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, उसको कहेंगे प्रजातांत्रिक। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त। धर्मनिरपेक्ष क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष मतलब नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्ष का यह अर्थ होता है। और भाईचारा मतलब होता है सभी को एक परिवार या सदस्य के रूप में रहना चाहिए, तो ये भाईचारा कहलाता है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, BCDA। ठीक है, BCDA। तो यहाँ पे आंसर सी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में अगर हम देखें तो वह सभी व्यक्ति जो होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वह सभी शामिल होते हैं ग्राम सभा में। तो आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र हो जाएगा। अब बुध, शुक्र और मंगल ये क्या है? पृथ्वी से छोटे ग्रह। ठीक है, बुध, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह क्या है? पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। अगर आपको मंगल मिले, बुध मिले, शुक्र मिले तो पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। और पृथ्वी से बड़े ग्रह में बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था? पंचेत हिल की बांध की बात करेंगे तो दामोदर नदी पर किया गया। और ये अगर हम बात करेंगे पंचेत क्षेत्र है कहाँ, तो झारखंड में है। झारखंड का धनबाद जो जिला है, धनबाद जिले में पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत बांध का बनाया गया 1959 में। 1959 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ये 4 मल्टी प्रयोजन बांधों में से चौथा था और जो दामोदर घाटी के जो है पहले चरण में आता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन बताना है, क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं समपारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? समपारिस्थितिकी। ये आपका इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, समपारिस्थितिकी कहेंगे। इसके अंतर्गत एक विशेष वातावरण में जो है क्या है, उपस्थित सभी प्रकार के जंतुओं तथा पादपों के यानी कि पौधों के समुदायों का सामूहिक और उनके वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का विशेष अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। चलिए, पर्यावरणीय समस्याओं का कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा? ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं का कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? या आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके लिए DDT का प्रयोग जो है अब कम किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषक है। ये क्या है, ये गलता नहीं है, ये रहता है किसी न किसी रूप में। ये पहला जो है आधुनिक कीटनाशक था DDT, जिसका पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए पर्यावरण समस्याओं के कारण इस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, खेतों में इसके अत्यधिक प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में क्या है, मच्छर इसके प्रतिरोधी हो गए और ये जो है प्रदूषक मिट्टी में मिलकर जो है वनस्पति और फसलों को जो है प्रभावित भी करता है। तो आंसर यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, किस संरक्षण के द्वारा किया जाता है? तो नेशनल पार्कों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव जो होता है वो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। इन सीटू, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, स्वस्थानीय हिंदू में कहते हैं, जिसमें आनुवांशिक विविधता का रख रखाव जो है इन सीटू के संरक्षण द्वारा किया जाता है। एक्स सीटू की बात करेंगे। एक्स सीटू जो है संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक कहीं अलग विशेष स्थान या क्षेत्र पर किया जाता है, तो उसको कहते हैं एक्स सीटू। ठीक है, और इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, जैवमंडल रिजर्व आता है, उसी जगह पर उनको रिजर्व किया जाता है। तो इन सीटू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्वेश्चन नंबर 14, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से फसलों की उत्पादक बढ़ जाती, गलत है। समुद्र का तल का तट घट जाएगा, बिल्कुल गलत है। मानव की मृत्यु दर घट जाएगा, ये भी गलत है। समुद्र का तल बढ़ जाएगा, ये भी सही, ये सही है। ठीक है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा बर्फ पिघलेंगे, और ज़्यादा बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सा, ये बताना है। तो बस्ती होगा नहीं, बांदा होगा नहीं, बिल्कुल बुलंदशहर उधर पड़ता नहीं, बलिया जिला। ठीक है, बलिया जिला हो जाएगा। बलिया सबसे पूर्वी जिला जो कि बिहार से टच होता है, बलिया जिला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, और ये बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है देश के 9 टोटल राज्यों में से, जिसमें 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और 8 राज्य जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आता है। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली से भी लगता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें बिहार राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से टच करती है। और जो दक्षिण से उत्तर के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे नीचे सोनभद्र है जो कि बिहार से टच करता है, फिर चंदौली आ जाता है जो कि बिहार से टच करता है। ठीक है, चंदौली आ जाता है जो कि कहाँ से टच होता है? बिहार से टच होता है। तो चंदौली हो गया, चंदौली के बाद इसमें आ जाता है गाजीपुर, जो गाजीपुर से टच होता है। 3 जिले हो गए। इसके बाद इसके ऊपर जो जिला है वो है बलिया जिला। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर जिला है देवरिया जो कि बिहार से सीमा रेखा टच होता है। फिर आ जाता है कुशीनगर के बाद आपका लास्ट जो उत्तरी जिला है वो है महाराजगंज, जो बिहार से टच करता है। तो इस प्रकार इतने ज़िले हैं जो आपके बिहार से सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो शामली है, शामली याद रखिएगा। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो गया, सबसे दक्षिणी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा तो सहारनपुर, और सहारनपुर और शामली पास ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से हो जाएगा हस्तिनापुर। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, हस्तिनापुर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभ्यारण्य जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। चंदप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? चंदौली में है, चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। और कतनिया घाट जो है ये बहराइच में पड़ता है। कहाँ है? बहराइच, तो बहराइच में पड़ता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में? तो इनमें से कौन सी पृष्ठ विवरण हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट एक पृष्ठ विवरण भाषा यानी कि पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, पीडीएल जिसको कहते हैं, पेज डिस्क्रिप्शन पृष्ठ विवरण भाषा यानी कि पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, पीडीएल कहते हैं। तो जिसे विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पृष्ठ पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज जैसे सटीक रूप से दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से अगर देखेंगे तो आप आंसर हो जाएगा बी पार्ट लिनक्स। लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड जनता के लिए जो है ये फ्री में उपलब्ध होता है, इसीलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19, ये किया गया था वर्ष 2017 में। आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 2022 तक कृषकों की आय को दुगुना करना। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल जो है किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? कानपुर में जो स्थित था लाल इमली मिल, ये लाल इमली मिल जो था ये ऊलन यानी कि ऊनी कपड़ों के लिए फेमस था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट है। इसकी शुरुआत किया गया था कानपुर में 1876 से, ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए शुरुआत किया गया था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम यूपी इसको कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम जो भारत के वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि की एक संस्था जिसकी स्थापना 1920 में किया गया था भारत के लिए। लेकिन यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नीडा का निर्माण कब किया? नीडा का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1983 में, ठीक है। कब हुआ था? अप्रैल 1983 में। नीडा को ही अब यूपी नीडा कहा जाता है। तो नीडा को ही अब क्या कहा जाता है? यूपी नीडा कहा जाता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक जो उपस्थिति थी ये कहाँ पर हुई? सर्वप्रथम इनकी गांधी जी की ये बताना। तो ये हुआ था बनारस में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 9 जनवरी का दिन था, 1915 साल था, ठीक है। और 1915 में बनारस में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने गुजरात के साबरमती में आश्रम स्थापित किया। भारत आने के बाद में किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं और इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए बनारस जाते हैं, जहां 6 फरवरी 1916 को गांधी जी प्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं तथा उपस्थित राजा महाराजाओं की आलोचना करते हैं। तो सर्वप्रथम जो उपस्थिति हुई थी यही बनारस में हुआ था। सी पार्ट राइट जगह। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? वो कौन सा अभिलेख है? तो वो अभिलेख है अयोध्या का अभिलेख। क्या है? अयोध्या का अभिलेख। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है तो इसमें धनदेव का अयोध्या अभिलेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए
पुष्यमित्र शुंग जो था ये क्या था, शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो है राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो कुल महाजनपद टोटल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो 8 थे। 8 महाजनपद है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में 16 महाजनपद में बटा हुआ था भारतवर्ष, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में सम्मिलित थे। पहला उसमें था काशी। काशी की बात करेंगे तो काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास। दूसरा था वत्स। वत्स की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के आसपास। तीसरा आ जाता है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती थी, जो कि ये फैजाबाद के आसपास फैला हुआ था। चौथा आ जाता है मल्ल। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा हुआ करती थी, कुशीनारा, जो कि ये अभी आप वर्तमान में देखेंगे देवरिया के आसपास का जिला। फिर आ जाता है चेदी महाजनपद। चेद महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, ठीक है, शक्तिमती। ये मिलाने के लिए आ जाता है, ये याद रखिएगा राजधानी के बारे में, क्योंकि अभी पिछले वाले जो जूनियर स्टैंड पेपर हुआ था 1 फरवरी को, उसमें पूछा गया था, इनमें मिलान करने से रिलेटेड था, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है जिसकी राजधानी दिया गया था और वो महाजनपद दिए थे? तो चेद की राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड के आसपास। कुरु की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ थी, और ये मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। फिर आ जाते हैं सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, क्योंकि मथुरा जिला के आसपास। फिर आ जाता है पांचाल। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी, जो कि अभी वर्तमान में देखें तो ये बरेली, बंदाई, फर्रुखाबाद के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? मतलब पागल बाबा मंदिर जो है किस स्थान पर है? तो यह है वृंदावन, मथुरा में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27, उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बरसाना का होली महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश का ये लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरकुला मौसमी लोक नृत्य है किस क्षेत्र का है, किस प्रदेश का है? तो यह है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का चरकुला होता है, जिसमें 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला अपने सर पर रखकर नृत्य करती हैं और उसी पर 108 दीपक भी रहता है जलता हुआ। चलिए, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्न में से किस घराने से संबंधित है? तबला वादक की बात करें गुदई महाराज की, ये किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराने से रिलेटेड है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्य तबला वादक की अगर बात करेंगे तो नाम क्या है? राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज तबला वादक, ठीक है। राम जी मिश्र, पंडित अनोखे लाल, ये सभी तबला वादक है। चलिए, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जो किसी से संबंधित है? चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है ये जो है अगर हम बात करेंगे तो ये भरथर से संबंधित है, ठीक है, भरथर। अगर हम बात करेंगे चुनार जो है कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। यह अनूप वेदिका है जो भरथर से संबंधित है, और पास ही जो है वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विठलनाथ जी की गद्दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भरथर, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 31, दुम पख्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? ठीक है, तो दुम पख्त उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो ये एक व्यंजन पकाने की विधि है, दुम पख्त जिसको कहते हैं, जो कि ये लखनवी अंदाज में होता है, लखनऊ में खासकर। तो ये हो जाएगा दुम पख्त क्या है? व्यंजन पकाने की एक विधि जो कि जिससे मांसाहारी भोजन पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जैन कौन प्रसिद्ध है? इसमें से उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से इसमें से प्रसिद्ध की बात करेंगे तो रघुपत सहाय हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, रघुपत सहाय। ये फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे, रघुपत सहाय, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है। गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था 1896 में, और 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? नई दिल्ली में। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो याद रखिए, गुल ए नगमा। गुल ए नगमा जो कि पूछा जाता है तो याद रखिएगा, गुल ए नगमा जो है
इन्हें उर्दू में साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो अनुच्छेद 198 जो है इसी बारे में बातें करता है कि धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। तो 14 दिन के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक का नाम। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में और ये समाजशास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एस.सी. दुबे मतलब श्यामा चरण दुबे इनका पूरा नाम है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्वास्थ्य से संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्य जो है वो 3 है। ठीक है, लक्ष्य 3 के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना सम्मिलित है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ था, इनमें से ये बताना है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन की एक औपचारिक और संवैधानिक जो है प्रणाली है, जो कि ये ग्राम पंचायत के तहत हुआ। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन याद है सबको, 1992 में हुआ, जो कि पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसमें भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया, कब लागू किया गया? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 में लागू किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS जिसको कहते हैं, NAIS, ठीक है, जिसको कहते हैं, ये रबी सीजन 1999 से 2000 के बीच जो है लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे दिया गया 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, तो बिल्कुल सही है। फिर दिया गया 20 विश्वांशी बराबर 10 विश्वा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 विश्वांशी बराबर 1 विश्वा होता है। क्या होता है? 1 विश्वा होता है। या फिर अगर वर्ग फीट में पूछा जाएगा तो 1361.25 वर्ग फीट होता है। ठीक है, 20 विश्वा बराबर 1 बीघा बिल्कुल सही है। और 1 बीघा में कितने वर्ग फीट होता है? तो 27,225 वर्ग फीट होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज होता है, बिल्कुल सही। तो गलत वाला कौन सा है? गलत बी पार्ट है, जो कि यही आंसर हो जाएगा। गलत वाला बताना था। अगला प्रश्न। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया वाला सही अभिवादन जो है, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया था। ठीक है, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया था, यही सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण मतलब ओठों के माध्यम से बोला जाने वाला, जिन वर्णों का उच्चारण ओठ और होठों की मदद से किया जाता है, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे पा वर्ण, पा फा बा भा मा मा, ठीक है, ये सभी क्या है? ओष्ठ वर्ण आते हैं। तो पा फा बा भा मा ओष्ठ वर्ण हो गया। इसके अलावा ऊ भी ओष्ठ वर्ण है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ? इनमें से विराम चिन्हों का प्रयोग इनमें से अगर देखा जाए तो हे प्रभु मुझे शक्ति दो बिल्कुल सही है। वो घर आया या नहीं, ये भी सही है। ठीक है, राम राम उसने क्या कर दिया, यहाँ पे गलत है। राम राम में जो है यहाँ पे गलती की गई। ठीक है, क्योंकि राम राम यहाँ पे 2 बार इस तरीके से लिखा जाता है, 2 बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया था, तो ये सही हो जाता। अब यहाँ पे गलती किया गया है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का जो है देखा जाए तो इनकी भाव बता रहा है, भाववाचक हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस संज्ञा के से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म और गुण, अवस्था, व्यापार का बोध होता है, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका गुण बता रहा है व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये अवस्था हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, भाववाचक संज्ञा। चलिए, राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, इस वाक्य में क्रिया का किस प्रकार का रूप है? तो जहाँ पे लिखवाने का काम हो जाए। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया से हमें यह पता चले
कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो लिखवाने का काम हम दूसरे से करवा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाच्य में है, किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है मतलब कि अगर देखा जाए तो क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध वहाँ पे कर्मवाच्य। यहाँ पे पुस्तक कौन पढ़ेगा? श्याम। तो श्याम को डायरेक्ट यहाँ पे तो कर्म हो जाता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। प्रभूत या श्लाघा शब्दों का सही अर्थ क्या है? प्रभूत या श्लाघा शब्दों के अगर सही अर्थ की बात करेंगे तो प्रभूत मतलब विपुल, श्लाघा माने प्रशंसा करना। तो आंसर यहाँ पे इसके लिए बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाईं ओर से दाईं ओर शब्दों के विलोम शब्द मिलाना। ठीक है, स्थूल का विलोम क्या होता है? स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, तो ए का बी हो जाएगा। ठीक है, स्नेहासिक्त, स्नेहासिक्त का विलोम क्या हो जाएगा? स्नेहरिक्त। विराट का विलोम क्या हो जाएगा? विराट का विलोम क्षुद्र होता है और मौन का सस्वर। तो इस प्रकार ये विलोम ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा संयुक्त शब्द अर्थ भेद सही है? ऐसे और दिया गया दूसरा तथा, उर और उर दिया गया हृदय नदी, इतर और इत्र दिया गया भिन्न इत्यादि, अपरा और अपार का दिया गया दूसरी और जिसे पार न किया जा सके। अब इसमें से कौन सा एक सही है? सही शब्द की बात करेंगे तो सिर्फ डी में है। अपरा का अर्थ होता है दूसरी और अपार का अर्थ होता है जिसे पार न किया जा सके। बाकी सारे में कहीं ना कहीं त्रुटि किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी और डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पंचवटी में दुग्ध समास है तो बिल्कुल सही है, पंचवटी में दुग्ध समास होगा। जहाँ पे आपको अंक मिल जाए तो दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, विद्या भंडार तत्पुरुष समास बिल्कुल सही। पर्णकुटी में द्वंद्व समास दिया गया जो कि गलत। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा। पर्णकुटी में अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है। यथा नियम अव्ययीभाव हो जाएगा, बिल्कुल सही। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बाकी सारे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार प्रणाली का मुख्य कारण क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली के मुख्य कारणों में अगर देखें तो बी ऑप्शन रहेगा। सामाजिक सहयोग और परंपरा जो होता है ये मुख्य कारण है जहाँ पे संयुक्त परिवार होते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार मतलब उन लोगों का समूह जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हों। ठीक है, एक ही छत के नीचे रहते हैं और जो है एक ही चूल्हे पर पका हुआ भोजन खाते हों, संपत्ति का साझा अधिकार रखते हों, सामूहिक पूजा में भाग लेते हों, तो उनको हम क्या कहते हैं? सामाजिक सहयोग और परंपरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को क्रमशः व्यवस्थित करना है। लोक नीति निर्माण के लिए प्रक्रिया के चरणों को, माने कि पहला नीति निर्माण होगा या फिर एजेंडा निर्धारण करेंगे या फिर नीति का अंगीकरण करेंगे या फिर नीति मूल्यांकन करेंगे या फिर नीति कार्यान्वयन करेंगे। इनमें से कौन सबसे पहले हम करेंगे? तो पब्लिक नीति निर्माण, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एजेंडा का निर्धारण करेंगे। तो पहला ये हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या? नीति का निर्माण। जब एजेंडा निर्धारण हो जाएगा तो उसके बाद हम नीति का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर इसके हम बात क्या करेंगे? जो है नीति का अंगीकरण। क्या करेंगे? नीति का अंगीकरण करेंगे। ठीक है, निर्माण करके फिर उसको अपनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम उसको कार्यान्वयन करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? कार्यान्वयन करेंगे। फिर सबसे बाद में जब कार्यान्वयन हो जाएगा तब हम मूल्यांकन करेंगे। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, हाल ही में संपन्न भारत NCX 2025 का अभ्यास का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 3 चरणों में विभाजित करने की दूरदर्शी योजना किसने दिया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। ठीक है, 3 चरणों में परमाणु कार्यक्रम बनाया गया था। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है अवदाब। क्या कहते हैं इसको? अवदाब कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, एक्सेल फार्मूलों में मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूले में आप कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे, डॉलर का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो डॉलर का चिन्ह का उपयोग जो है एक्सेल में हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए करते हैं। ठीक है, जब किसी सेल के एड्रेस में डॉलर अगर हम जोड़ देते हैं तो वो सेल एड्रेस फिक्स हो जाता है और उसे जो है किसी भी दिशा में कॉपी करने पर वो नहीं बदलता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है कि यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है डॉलर। तो आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है?
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अगर है तो उसको कौन सा कमांड हटा देगा ये बताना है। तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल के साथ क्यों दबाएंगे तो वो जो क्या करेगा कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देगा। अब कंट्रोल की इसमें है नहीं तो ई ऑप्शन जगह उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए दबाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कॉपी से कॉपी किया जाता है, ओपन से ओपन करते हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या जाएगा कंट्रोल क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसको कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आंसर ये पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो आपको अपने PC से ISP तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाईफाई, ठीक है। वाईफाई कहा जाता है जो कि एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक होता है जो बिना फिजिकल वायर्स के उपयोग से आपको इंटरनेट से कनेक्शन होने की सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 58, HTTP किससे संबंधित है। HTTPS किससे संबंधित है, मतलब इसका जो है वो फुल फॉर्म बताना है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है आंसर बी पार्ट में, ठीक है। तो बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। NTFS में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। NTFS में अगर हम टी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोग होता है, डी पार्ट। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अलावा आ जाता है फाइल सिस्टम, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा AVI का फुल फॉर्म है। AVI जो होता है ये ऑडियो वीडियो इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर के लिए जो है वीडियो के हिस्से के रूप में पेश किया जाता है। तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। AVI फाइलों के फाइल कंटेनर और में ऑडियो और वीडियो दोनों डेटा हो सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य कौन करता है। तो वो काम करना कहलाता है हैकिंग करना, ठीक है। हैकिंग करना मतलब चुराना, हैकिंग कहा जाता है। सेंध लगाना कंप्यूटर के सिक्योरिटी में एक अनएथिकल जो है क्या होता है गतिविधि होता है जिसमें किसी व्यक्ति के या समूह के द्वारा जो है कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके डेटा को चोरी किया जाता है, मेलवेयर फैलाया जाता है, ठीक है। DOS किया जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, और सिस्टम को कंट्रोल करना, फिशिंग और एनसीएम ये सभी सम्मिलित होता है। तो हैकिंग इसको मोटा मोटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा प्रोसेसिंग में कौन सा डेटा वॉल्यूम या यूजर्स की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित होता है। तो इसमें कौन सा टर्म है ये बताना बिग डेटा के प्रोसेसिंग में। तो वो होता है स्केलेबिलिटी। इसको क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी कहते हैं। ये वो क्षमता होती है जो किसी सिस्टम या प्रोसेस की बढ़ती हुई डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग को जो कुशलतापूर्वक संभालने की अनुमति देती है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए, IoT डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस में जो है वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर हम ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक बिट को स्टोर करने के लिए न्यूनतम खर्च किस में होता है, ठीक है। तो एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम जो खर्च है ये मैग्नेटिक टेप में होता है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक टेप में बिट को स्टोर करने की लागत क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, IMAP प्रोटोकॉल में क्या उपयोग किया जाता है। IMAP प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो IMAP जो है ईमेल सर्वर से TCP/IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल को पुनः प्राप्ति और स्टोर के लिए जो है प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो ये ईमेल से रिलेटेड है। आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो वो उसका नाम क्या है, तो राइजोबियम नाम है, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइजोबियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेडमार्क का उपयोग किस लिए किया था। ट्रेडमार्क की बात करेंगे तो किसी ब्रांड या लोगो की पहचान सुरक्षित करने के लिए करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष जो है इनमें से कौन हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नेशनल वाला प्रधानमंत्री हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भूकंप के प्रभाव है। भूकंप के प्रभाव की बात करेंगे तो भूतल पर दरारें आ जाती हैं, भूकंप से बिल्कुल भूस्खलन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल हो जाता है। सुनामी आती है, ये भी सही है। तो डी है उपयुक्त, तो सभी सही हो जाएंगे। चलिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अर्थ क्या है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, स्वदेशी रक्षा का उत्पादन इकोसिस्टम विकसित करना। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? डिजिटल ट्विन तकनीक की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर बी है, वास्तविक प्रणालियों का वर्चुअल मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आंसर यहाँ पे 71 का बी पार्ट। डिजिटल ट्विन तकनीक जो है इसके प्रणाली में डिजिटल प्रतिरूप होता है जिससे परीक्षण और पूर्वानुमान संभव होता है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है? ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन सा स्रोत है ये बताना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे तो सौर, पवन, बिजली। ठीक है, सौर, पवन, जल, बायोमास सात जो है क्या होते हैं? नवीकरणीय होते हैं। तो इनमें से अगर देखेंगे तो सौर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, जीएसटी तकनीक का उपयोग होता है किस में होता है? जीएसटी तकनीक का उपयोग यहाँ पर देखा जाए तो भूमि रिकॉर्ड व नक्शा निर्माण में होता है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारक से दिया गया है। कथन इसमें क्या है? दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तट की विशेषता कई समुद्री बंदरगाहों की स्थिति है और कारण है पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र के पानी का प्रमाण। आप बताइए इसमें कथन कारण में क्या सही? तो भारत के पश्चिमी तट पर कई समुद्री बंदरगाह स्थित है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराई अधिक है। ये प्रमाण है, तो बिल्कुल सही है, दोनों डिफिनेशन देता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट को राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? धरोई बांध माही नदी पर बना है क्या? उकाई परियोजना तापी नदी पर बना, बिल्कुल बना है। नाथपा झाकरी सतलज पर बना है, बिल्कुल बना है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा है? ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि धरोई बांध की बात करेंगे तो माही नदी पर न होकर धरोई बांध जो है साबरमती नदी पर है। किस नदी पर है? साबरमती नदी पर। ठीक है, तो यही गलती की गई थी, बाकी सारी सही था। आंसर हो जाएगा जो आपका ए पार्ट, हमें मेल नहीं खाता ये बताना था। अगला प्रश्न, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल, फूल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। आर्बोरिकल्चर की बात करेंगे तो इसमें वृक्ष, झाड़ियाँ, सजावटी पौधों की खेती कहलाती है। पिसीकल्चर जो होता है इसमें क्या होता है? मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, मछली पालन से संबंधित है, पिसीकल्चर हो जाएगा। और वर्मी कल्चर जो होता है इसमें क्या होता है? केंचुआ पालन से संबंधित। ठीक है, केंचुआ पालन, तो वर्मी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 किस राज्य की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़, आंसर बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया सोनू निगम को। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सोनू निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 जो है मई 2025 में, जिसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मुख्य विषय क्या था? नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, नर्मदेश्वर तिवारी। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नर्मदेश्वर तिवारी। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना? करंट अफेयर से रिलेटेड 123वां सदस्य जो बना है उसका नाम क्या है? अंगोला। क्या नाम है? अंगोला। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अंगोला। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय और रोजगार से जाना जाता है, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जाना जाता है, या फिर खाद्यान्न उत्पाद से, उपयुक्त सभी से, तो उपयुक्त सभी से जाना जाता है। यहाँ पे आंसर डी पार्ट करेक्ट है। लेखानुदान किससे बना है? लेखानुदान बनता है यहाँ पे हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है तो बना है लेखानुदान। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुआ? भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1957 को, 1 अप्रैल 1957 को जो है प्रारंभ किया गया, जिसे नया पैसा नाम दिया गया। ठीक है, फिर 1 जून 1964 में, ठीक है, 1964 1 जून को से दशमलव प्रणाली को आधार मानकर नया पैसा को पैसा में परिवर्तित किया गया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है?
गिल्ट एज्ड बाजार, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 85। गिल्ट एज्ड या फिर इसको कहा जाता है गिल्ट धार, ठीक है, हिंदी पूरा शुद्ध रूप से गिल्ट धार हो जाएगा। गिल्ट धार ये बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से होता है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। सरकारी प्रतिभूति बाजार जो है उसको कहा जाता है गिल्ट एज्ड बाजार में आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं गिल्ट एज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, भारत के विनियोग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? 1996 में प्रथम अध्यक्ष चुना गया और भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन 1996 में जी.वी. रामकृष्ण, ठीक है, की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। अगस्त 1999 तक कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित सिफारिशें दिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य। आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है, तो किस के माध्यम से वो दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? तो वो होता है संघवाद, ठीक है। संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। भारत जो है संघीय प्रणाली है, लेकिन इसमें एकात्मक शासन प्रणाली की ओर अधिक झुकाव है। भारतीय संघवाद जो है कनाडा के मॉडल जैसा है, तो आंसर यहाँ पे इसके लिए डी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया था? ईमेल सेंड करने के लिए हम इनमें से एसएमटीपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग हम मुख्य रूप से भेजने के लिए, सेंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। और प्राप्त करने के लिए पॉप का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन युवा उद्यमी योजना से संदर्भित सही नहीं? इनमें से युवा उद्यमी योजना की बात करेंगे तो क्या है? यह स्वरोजगार आधारित योजना है, बिल्कुल है। इसमें बिना गारंटी ऋण दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। यह केवल शहरी युवाओं के लिए, गलत। अब केवल जहाँ पर लग जाएगा वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो ही जाता है लगभग, क्योंकि यह केवल ना होकर यह ग्रामीण और शहरी दोनों जगह के युवाओं के लिए है, ठीक है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। तो गलत वाला सिर्फ सी पार्ट है। बाकी आगे जो क्वेश्चन है 91 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, वो आपको पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट से है, जो कि मैं इसका अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।